आपको? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है भाई, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। हाँ भाई, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी अगर भाई देव बात करी जाए तो पहली बात यह कि सबको पता होना चाहिए इसे जेड बार से दिखाते हैं, सही भाई। दूसरी बात ये भी आपको पता होगा, जेड अगर एक्स प्लस आयटा वाई है तो जेड बार जो होता है वो एक्स माइनस आयटा वाई होता है। इसका मतलब ये कि इसे हम लोग एक्स कॉमा माइनस वाई बोलेंगे, सही भाई। तो पहली चीज तो ये, अगर एक्स कॉमा वाई है तो एक्स कॉमा माइनस वाई है। अच्छा है ना, जो धीरे धीरे अपने आराम से आएंगे 10 मिनट 20 मिनट बाद में टहलते हुए कि अरे क्लास चालू हो गई क्या, ठीक है, उन्हें बताते हैं भाई क्लास चालू हो गई है ना, ठीक है। हाँ, ये एक्स कॉमा वाई है, ये अगर जेड है तो आपको पता होगा उतनी दूरी पर नीचे जेड बार होता है एक्स कॉमा माइनस वाई। इसका मतलब ये कि याद है, वाई अगर ऊपर की ओर है तो माइनस वाई नीचे की ओर है, इस पूरी रेखा पर एक्स समान बना रहता है, सही है। तो ये अगर एक्स कॉमा वाई है तो एक्स कॉमा माइनस वाई है। अब आपको इन दोनों के बारे में जानकारी हो जाए, वहीं ये भी जानकारी हो जानी चाहिए कि अगर किसी ने माइनस जेड मांग लिया होता, सही है, माइनस जेड, तो आपको पता होना चाहिए कि जेड अगर एक्स कॉमा वाई है तो माइनस जेड बराबर में माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, है ना। और वो यहां होगा बिल्कुल इसके सीध में, क्योंकि अगर ये एक्स है, ये दूरी अगर एक्स है तो उतनी दूर इधर चले जाओ माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये वाला जो बिंदु होता है माइनस जेड होता है और इसे माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई बोलेंगे, राइट है। अगर मैं इसका प्रतिबिंब निकालूं तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये माइनस जेड बार होगा, क्योंकि हर जेड का एक्स अक्ष में प्रतिबिंब उसका बार होता है। कहने का मतलब ये कि ये माइनस जेड बार हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि ये चारों के चारों हमेशा एक वर्ग के, है ना, एक वर्ग के शीर्ष ही बनेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर जेड है तो ये माइनस जेड, ये जेड बार, ये माइनस जेड बार। तो पहली चीज तो आपको आर्गन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन और पता होना चाहिए कि कहां कहानी कब बैठेगी, सही ना। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, है ना। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर z बराबर में 2 माइनस 3 आयटा है तो z बार बराबर में 2 प्लस 3 आयटा होगा, उम्मीद है पता है, सही ना। इसका मतलब ये कि सिर्फ आयोटा का चिन्ह ही बदलता है, राइट है। उसी प्रकार से अगर z बराबर में 1 प्लस 2 माइनस 3 आयटा होता तो पहले आप क्या करते, पहले तो इसे इज्जत से लिखते। इसका मतलब आप इसे लिखते हैं 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 4 प्लस 9, सोचने वाला समझ जाएगा। तो इसका मतलब पहले आप इसे ढंग से लिखते हैं 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, इसको दोबारा ढंग से लिख लिया। अब इस बार जेड बार जो बनेगा वो 2/13 माइनस में 3 आयोटा बटा 13 होगा, ये आपका जेड बार तैयार है। तो इसका मतलब ये कि हर बार आपको जेड से जेड बार निकालने के लिए पहले उसे जेड को ए प्लस आयोटा बी की नजर से लिखना है, फिर उसे ए माइनस आयोटा बी बोलना है, राइट है। ये अपना एक काम और डन। अच्छा, जहां ये छोटे मोटे एग्जांपल्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। जो सबसे काम की चीज है उसका नाम है प्रॉपर्टीज, माने गुणधर्म। ये चीजें याद हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एन मोमेंट पे क्वेश्चन करने के दौरान ही आप हर बार ढूंढने जाओ, मतलब नहीं है, राइट है। तो पहली चीज के ऊपर बात करते हैं। पहला, जेड बार का वापस बार जेड बन जाता है, सही है। जेड बार का दोबारा से बार करा, जेड बार बन जाएगा। दूसरा काम यह कि अगर किसी ने जेड प्लस जेड बार करा, सही है ना, तो याद रखना ये 2 रियल पार्ट ऑफ जेड बनेगा, 2 REZ। ये क्या चीज है सर? एक्चुअल में जेड का मतलब एक्स प्लस आयटा वाई, है ना, और ये एक्स माइनस आयटा वाई। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आयटा वाई कट जाएगा, ये 2x बचेगा। 2x का मतलब 2 REZ। रियल जेड का मतलब ये x है, रियल जेड का मतलब ही x है, राइट है। अब आपको ये अगर कहानी पकड़ में आ गई है तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z, सही है। अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट इस जगह भी दूसरा तीसरे पॉइंट के ऊपर लाता हूं। पहले z माइनस जेड बार बराबर में, ठीक है ना, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सही है। इसकी कहानी मैं यहां बाजू में गा देता हूं, z प्लस जेड बार बराबर में 2x, सही है।
और z माइनस जेड बार बराबर में 2 आयोटा वाई। सही भाई, 2 आयोटा वाई। तो आयोटा बार ले लेते हैं या 2 आयोटा बार ले लेते हैं, वाई की जगह पर IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कल हमने ये बात बताई थी, है ना, हम पिछले 2-3 दिन से इस तरह की बात बताते जा रहे हैं। अच्छा, अब काम की बात, चौथा पॉइंट क्या है, यदि z विशुद्ध वास्तविक हो। अगर z विशुद्ध वास्तविक है तो उसमें आयोटा का पद ही नहीं होगा। आयोटा का पद तब नहीं होगा जब उसका y 0 होगा, राइट है। अगर उसका y 0 होगा तो z बराबर x होगा और z बार बराबर भी x ही होगा, सही है ना। तो z प्लस z बार बराबर x ही हो गया। अच्छा, और एक और बात, अब इस जगह एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यदि z अपने आप में विशुद्ध वास्तविक है तो सीधी सी बात z बराबर x है। क्या आप ये बात समझ गए? z बार बराबर भी x है। कहीं अगर मैं आपको बोलूं कि z माइनस जेड बार 0 है, क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो याद रखना, हम लोग डायरेक्ट इस बात को उल्टा याद रखेंगे कि z अगर वास्तविक दिया है तो z बराबर जेड बार लेके प्रश्न शुरू होगा। अगर किसी ने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि z एक विशुद्ध वास्तविक है तो आपकी कहानी की शुरुआत ही हर बार z बराबर जेड बार करके ही होगी, ठीक है ना। प्रश्न की शुरुआत ही ऐसे करनी है। अगले ने अगर बोल दिया, ठीक है ना, पांचवा पॉइंट, यदि z विशुद्ध काल्पनिक है तो आपको z बराबर माइनस जेड बार करना है, ठीक है भाई। ये तो हुआ जब हम लोगों ने z प्लस जेड बार और इस पर रिसर्च कर डाली, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं अपन, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, z1 प्लस z2 का बार, समझ रहे हैं आप? z1 प्लस z2 का बार, याद रखना मल्टीप्लिकेशन में माइनस में और प्लस में, ठीक है। एक से ज्यादा चीजों का बार बराबर बार बार, समझ में आया? z1 बार प्लस z2 बार, सही भाई। माइनस होता तब भी माइनस लग जाता। अच्छा, ये पॉइंट मेरे को अलग से लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि अगर ये z1 इंटू z2 का मल्टीप्लिकेशन का बार होता तब भी z1 बार इंटू z2 बार। कहानी पकड़ में आ रही है? सही है या नहीं? ये कहानी यहां तक आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अच्छा, व्यापकीकरण भी पैरेलली ही चलेगा, हम इसे पॉइंटों में नहीं गिनेंगे, व्यापक तौर पे हम मान के चलेंगे कि बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि z1 प्लस z2 प्लस z3 से लेकर के zn अगर बहुत सारे भी होते और कंप्लीट बार होता तो हम सबका अलग अलग बार, राइट है भाई, डैश डैश zn का बार, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये व्यापक तौर पे है, इसे बोलते हैं ज्यादा चीजों का था तो व्यापक हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 पे भी आ जाते हैं, 8वां पॉइंट, राइट है। पॉइंट नंबर 8 हमसे कुछ बच रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत काम की चीज बच गई, ठीक है। z की पावर n का बार इज इक्वल टू z बार की पावर n, सही है, नेचुरल नंबर होने पर, है ना भाई। n मस्ट बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, ठीक है, बाकी जगह पे नहीं, ठीक है। वैसे काम की चीज है, नो डाउट। इसका मतलब यह कि कल को आपको किसी सम्मिश्र संख्या की पावर 5 की बार दे रखा हो तो आप पहले पावर 5 लगाने के बजाय उस z बार की पावर 5 कर लें, ज्यादा आसान है, सही है ना। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ में यही शेयर कर लिया, अगला तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट, अब बस सिंपल, अगर कोई क्वेश्चन अगर पल्ले पड़ जाए तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। इसके पहले कि अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं, पहले मैं टाइटल बदल रहा हूं और अगला टाइटल ले रहा हूं। हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट का कोई नंबर दे रखा था क्या? 6वां 7वां 8वां 9वां? नहीं, अगले बात हो, फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है भाई। मॉडुलस 7वां नंबर था, ये 8वां ले रहा हूं, ठीक है भाई। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स। हाँ भाई, सम्मिश्र संख्याओं, क्या बोलते हैं इसको? सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, बहुत बढ़िया। आपको बात याद है अभी भी, मापांक और कोणांक, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, राइट है? हाँ भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर देखा जाए सम्मिश्र संख्याओं का मापांक क्या है,
ध्यान होना चाहिए पहली चीज तो हमारे लिए सम्मिश्र संख्याओं का मॉडुलस माने मूल बिंदु से z की दूरी होता है, ठीक है ना। तो याद रखना मॉड z जो है, ठीक है, z की, ठीक है ना, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना भाई। एक तरह से देखा था तो z0 से दूरी, लेकिन मैं तो मूल बिंदु से दूरी बता रहा हूं। फिलहाल कहानी क्या है वो बताता हूं। कहानी ये कि साहब जिसे आपने z माना वो था x, y। अगर ये x, y था तो आपने मूल बिंदु से मिलाया। आप में से कई लोगों को पता होगा ये दूरी x है और ये दूरी y है, तो उम्मीद है कि ये दूरी जो है √x² + y² होगा। इस दूरी को ही हम लोग मॉड z बोलेंगे, सही है। इसीलिए मॉड z बराबर होता है √ कितना, x² + y²। जैसे मैंने आपको कई बार बोला कि आगे पीछे ये चैप्टर जाकर के जिस गंगा में मिल जाएगा उसका नाम है सदिश, राइट है ना भाई। सदिश में जैसे दिशा और परिमाण की जरूरत होती है ना, वैसे ही किसी भी z को प्रदर्शित करने के लिए दिशा कोणांक देता है और परिमाण मापांक देता है। परिमाण माने लंबाई, लंबाई माने दूरी, सही ना भाई, मॉड। याद रखना ये पूरी कहानी वही है। तो इसका मतलब आगे पीछे जाकर के सब वहीं जाके मिलेंगे, वेक्टर की थ्योरम में ही जाकर के मिल जाएंगे। एनीवे, तो खैर फिलहाल ये z है, हाँ यही z है ना। कुछ लोग इसे ऐसे भी पकड़ते हैं कि z = में √, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। क्या आप ये बात भी समझ गए, ठीक है। क्योंकि अब आपके दिमाग में भर जाना जरूरी है कि आई एम z का मतलब y, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब x। कब, जब सिंपल z है। तो अगर उसने अपनी तरह से कुछ गिवन कर रखा है तो बात और है, सही ना भाई। हाँ, ये बात आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि भाई हम लोग एक एक करके पॉइंट उठा रहे हैं, सही है। चीखने की आवाज, सही है भाई। अब अगर आपको ये z के बारे में, मॉड z के बारे में शानदार बात पता चल गई है तो मैं आपसे एक दो शानदार एग्जांपल शेयर कर लूं, ठीक है भाई। अगर किसी ने z = -2 + 3 आइटा दिया तो मॉड z बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर उर्फ 13, सही भाई। क्या आप ये बात पकड़ गए, कर सकते हैं ना, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं अगले पे आ जाता हूं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, गुणधर्म। अच्छा देखो, धीरे धीरे मॉड z के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं, फटाफट आइएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो अगर मॉड z बराबर 0 हो तो इसका मतलब दूरी शून्य है, ध्यान है ना। इसका मतलब मूल बिंदु पे ही है सारी कहानी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब z बराबर 0 है, इसका सीधा सा मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 है, बिल्कुल मॉड z के 0 होते ही। और दूसरी काम की चीज यहां है, दूसरी काम की चीज ही नहीं है, मतलब यू समझो कि आपके चैप्टर में कई बार यूज होने वाली बात है, ठीक है। और वो है कि z बार बराबर मॉड z का स्क्वायर होगा, सही है। ये z बराबर मॉड z का स्क्वायर क्या है, मतलब इसका प्रूफ क्या है सर। सीधी सी बात, आपको अगर पता है तो x + i मल्टीप्लाइड बाई x - i बराबर होता है x² + y², सही है। और ये खुद अपने आप में मॉड z का स्क्वायर है, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन कि आपको ये पता होना चाहिए कि z बराबर में इतना। तो इससे आपके पास में एक और नई चीज भी आ गई कि z बार बराबर हो गया, ठीक है। इसको यो भी नहीं लिख रहा मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि इसका मतलब 1/z बराबर हो गया, ठीक है ना, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। आप में से कई लोग ये इसका मतलब यहां से भी पकड़े कि अगर ऐसी बात सही है तो इसका मतलब ये कि z इनवर्स बराबर में z बार अपॉन में मॉड z का स्क्वायर। ये बहुत काम की चीज है, z इनवर्स कई बार वो यूज करेगा। तो z इनवर्स बराबर होता है z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, है ना भाई। नहीं वो लेकिन अब अपन इसको गुणन प्रतिलोम नहीं बोलेंगे, अपन सीधा z इनवर्स ही बोलेगा। मतलब वो मांगने वाले अपने जो एक प्रारंभिक कैटेगरी क्वेश्चन मांगते थे, है ना, है वही, लेकिन बोलेंगे नहीं। अब अपन चलते रहेंगे, अपने को याद रहेगा z इनवर्स हमारे लिए प्रमुख हो गया है, ठीक है ना, है वही, मैं खुद ही कह रहा हूं ना, वही है। लेकिन अब अपन इसको प्रारंभिक शब्दों का यूज नहीं करेंगे। अब z इनवर्स ज्यादा भारी शब्द मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में इसी का एक छोटा भाई भी है, वो भी देखें क्वेश्चन के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कई बार ऐसा भी होगा कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि मॉड z बराबर 1 है। कई बार ऐसा मिलेगा
यदि मॉड जेड का मान 1 हो तो आप तुरंत समझ जाना इसका मतलब जेड जेड बार बराबर 1 है। बात समझ में आ गई आपको? तुरंत आपके दिमाग में मॉड जेड 1 है, इसका मतलब जेड जेड बार बराबर 1 है। अगर जेड जेड बार बराबर 1 है तो इसका मतलब जेड इनवर्स बराबर में, ठीक है, 1/z जेड बार। सही भाई, जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार हो जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, ये दूसरी ऐसी चीज है ना जो आपके काम की है, जो आपको ध्यान भी होनी चाहिए कि जेड इनवर्स बराबर जेड बार भी दिया है तो भी आप समझ जाना मॉड जेड बराबर 1 है। ठीक है ना? तो ये कहानी अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती है। ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट स्टोरी पे बात करते हैं। इस बार सर वो जैसे कंप्लीट का बार तो अलग अलग बार, वो वैसा कोई स्टोरी नहीं है क्या? मैंने कहा ऐसी स्टोरी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है। अगर Z1 Z2 मल्टीप्लाइड है एक ही मॉड में तो इसका मतलब मॉड Z1 मॉड Z2 कर लें, बेहतर है। ठीक है? हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो Z1 और Z2 अपॉन में है तो दोनों का शटर अलग अलग। याद आ गया? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर प्लस के लिए कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन हाँ छठा पॉइंट वापस काम का है। उम्मीद है आप में से कईयों को याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने Z की पावर n का बार करके दिखाया था। यहां पे मैं आपके लिए मॉड Z की पावर n, सही है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू मॉड Z की पावर n। ठीक है? तो काम के 6 छोटे छोटे पॉइंट जो गुणधर्मों के नाम पे जो हम लोग फटाफट रिसाइट कर सकते थे, कर लिए। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए है, ऐसा कोई पॉइंट जो हमसे रह जाए, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ भाई, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यदि Z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से है कि Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो मॉड Z बराबर क्या होगा? सही भाई, अगर अगले ने ही बोल दिया कि मॉड Z का मान क्या होगा तो मैं आपको याद ये दिलाते हुए कि आपने इसे विशुद्ध काल्पनिक बोल दिया, तो याद रखना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विशुद्ध काल्पनिक होने पर, ठीक है ना, Z बराबर में माइनस Z बार होता है। सही है? तो हिसाब से देखा जाए तो यहां पे Z ये पूरा है, सही है ना, ये बराबर होगा माइनस ऑफ पूरे का बार Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 का कंप्लीट बार। सही है? और बार सब में बट जाएगा। सही है? तो मैं इसे बोलूंगा थोड़ी देर के बाद माइनस का Z बार माइनस 1 अपॉन में Z बार प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना? Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। अब सर क्या करेंगे? अब आपके पास एक ही चॉइस बची है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई पे अटेंशन मारा, सही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये Z बार और ये Z मिलकर के, ठीक है, ये बन जाएगा Z बार। सही है? ये मल्टीप्लाई होते ही माइनस का Z बार, 1 की मल्टीप्लाई होते ही प्लस का Z माइनस 1। ये तो इसका मैंने LHS तैयार कर दिया गुणा करते हुए। अब मैं RHS की तैयारी कर रहा हूं माइनस को बाहर रखते हुए। माइनस को बाहर रखते ही Z की मल्टीप्लाई होते ही Z बार माइनस Z, और 1 की मल्टीप्लाई होते ही प्लस का Z बार माइनस 1। राइट है? अच्छा, उम्मीद है वैसे कुछ छोटा मोटा तो कट ही जाना था। ये Z प्लस का है और ये Z प्लस का कट गया। ये Z बार माइनस का है, वो Z बार माइनस का कट गया। ये प्लस का 1 है, दिख रहा है आपको? ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो गया। राइट है भाई? और ये Z बार उधर जाएगा तो 2 टाइम्स Z बार हो गया। तब तक आपको याद होगा Z बार अपने आप में मैंने अभी बताया था मॉड Z का स्क्वायर होता है। तब तक ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है? तो राइट नाउ इट इज मॉड Z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मॉड Z इज इक्वल टू 1। तो एक साथ में अपन ने 2 काम पक्के कर दिए। मैंने आपको ये बता दिया कि जब भी विशुद्ध काल्पनिक या विशुद्ध वास्तविक होगा तो डील कैसे करना है, और साथ में प्रॉपर्टीज का भी कैसे यूज होता रहेगा। ठीक है? कॉपी होती रहे।
हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से कि z³ + 3 का होल स्क्वायर बराबर में -16, तो आप में से किसी को एतराज नहीं होगा अगर मैं इसे z³ + 3 बराबर में 4 आइटा बोल दूं तो? ध्यान देना पड़ता है एतराज करने के लिए। बात समझ में आ गई? आपने जैसे स्क्वायरिंग करोगे -16 वापस आ जाएगा और उसकी स्क्वायरिंग में वो वापस आ जाएगा। तो आप में से फिर किसी को अगर एतराज नहीं हो तो मैं आगे भी चलता हूं, 4 आइटा -3 की होल पावर 1/3 कर देता हूं, सीधा z ही लगा दिया मैंने। सोच लिया आपने? इसे पक्षांतरण करना कहते हैं ना, इधर करना पावर भेज देना। अच्छा, अगर आपको ये बात भी पकड़ में आ गई तो मैं इसका भी मॉड ले लेता हूं। क्यों सर मॉड क्यों ले रहा हूं? महंगा ही मॉड है, सही है, तो आप इसका भी मॉड लोगे। 1/3 को बाहर कर रहे हो क्या? बिल्कुल 1/3 बाहर करूंगा क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में सिखाया है पावर बाहर आती है हमारे। अंदर कौन फंस गया साहब? 4 आइटा -3, 4 आइटा -3 का मॉड 5, याद है ना? जिनको नहीं याद है कोई परेशानी की बात नहीं, अंडर में 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर की होल पावर 1/3 तो चल ही रहा है। अब तो 5 बन ही गया होगा क्योंकि मॉड z लेने वाले बच्चे जानते हैं कि कुछ नहीं करना, अंडर में x² + y²। इसका मतलब आंसर हो गया 5 की पावर 1/3, मॉड z आ गया। सही है? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ भागेंगे अपन। ठीक है, आपको अगर दिख रहा है तो इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है x + आइटा y और यहां आप चाहते हो y + आइटा x। ठीक है ना भाई? अब मैं आपके सामने जो चीज धीरे धीरे प्रतिस्थापित करता जाऊंगा, कोशिश समझना कि आपको ये बात यहां तक समझ में आती है। पहला स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने क्या किया, x + आइटा y की होल पावर 5 का बार लिया कंप्लीट, इधर p + आइटा q का भी बार लिया, क्योंकि बार हमेशा दोनों साइड लिया जाता है। ये पहली चीज जो मेरे को क्वेश्चन के माध्यम से बोलनी थी कि हमेशा दोनों साइड में बार होता है, एक साइड में नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात आपको याद दिलाना था कि ये बार पहले अंदर आएगा, x + आइटा y की पावर 5 बार चली जाएगी, इधर p + आइटा q उसके होने का वेट कर रहा है। तब तक आपको ये बात समझ में आ गई कि बन गया x - आयोटा y के होल पावर 5। समझ में आ गया? क्योंकि बार ने अपना काम कर दिया। सही है? x + आइटा y का बार का मतलब ये नहीं था कि दोनों का अलग अलग बार है ना। उम्मीद है पता होगा x + आइटा y का बार बराबर x - आइटा y। अरे कई बच्चे सोच रहे हैं दोनों का अलग अलग बार, वो क्यों नहीं करा सर? सही है ना? हाँ, वो z में होता, इसमें नहीं होगा, है ना? = p - आइटा q, ये काम डन, राइट है। लेकिन सर इससे फायदा क्या मिला? अपन मतलब जा तो ऐसा चाह रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं, अपन जा किसी और साइड रहे नहीं, जा किसी साइड नहीं रहे, वो आपको मेरे अगले स्टेप से दिख जाएगा। अब मैंने क्या किया, आइटा की पावर 5 की गुणा करिए x + आयोटा y से। सही है? और आइटा की पावर 5 की इधर भी गुणा करूंगा साहब, p - आयोटा q से। अब आप में से कई लोगों को ये समझ में आएगा कि आइटा की पावर 5 ही क्यों? क्योंकि आइटा की पावर 5 ही अंदर जाने की हिम्मत कर सकता है। आइटा की पावर 5 अंदर जाएगा, सिर्फ अंदर कौन पहुंचेगा? आयोटा। पावर 5 तो रह जाएगी बाहर, और जैसे आइटा की गुणा होगी आइटा x हो गया, थोड़ा बहुत काम बना। आयोटा अंदर जाकर के आयोटा × आइटा स्क्वायर माइनस प्लस, और ये प्लस का y की पावर 5 बन गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसलिए मेरे को पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ गया। तब तक आइटा की पावर 5 कई बच्चों को पता है सर ये तो आइटा है, सही है ना? अगर ये आइटा तो आइटा से गुणा करते आयोटा p + q, प्रूव हो गया। ठीक है, सिद्धम धम धम। सही भाई, इतनी बात गई। ठीक है, अच्छा चले अपन आगे, अगला पॉइंट। अब अगले पॉइंट की ओर भागेंगे अपन। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको चक्कर आएगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा, देख बेटा ये तो कर चुके हैं, ठीक है ना? तब आपको वही पुरानी वाली फील आएगी, कर लिया होगा।
हाँ हाँ बोलो ना इतना। क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ z बार इज लेस देन 1/z का बिंदु पद दिखाएं। हालांकि अक्सर कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ टीचर्स लोग जो हैं बिंदु पद एक साथ सारा करवाते हैं, लेकिन एक साथ कितना करवा देंगे? बिंदु पद के नाम पे कोई 30 क्वेश्चन थोड़ी ना करा देगा, ज्यादा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, उसके बाद में बंद कर देगा, शटर गिरा देगा। हम हर घड़ी बिंदु पद करेंगे साहब, हर जगह करेंगे बिंदु पद। तो आपको पता लगेगा कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 30-40 बिंदु पद तो घर के ही हो गए, ठीक है, ठीक है। और उसके सिवा बाकी जो है शीटों के हो गए, ठीक है। मान लो एक बार तो सर शीट तो साल हो गया अपने को, ठीक है, तो भी आपकी कॉपी के 30-40 बिंदु पद मिल जाए बहुत है। इतने बिंदु पद मिल गए फिर भी क्वेश्चन नहीं बना तो क्या मतलब? हाँ अच्छा, अब जरा रियल पार्ट ऑफ जेड पे आ जाओ पहले। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जेड बार की अगर अपन बात करें, ठीक है, नहीं अब जरा ध्यान से समझना भाई, क्या मैं इससे जेड बार को हम लोगों ने, आप में से किसी को याद हो जेड जेड बार बराबर में होता है मॉड जेड का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको याद आ गया जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इट इज, क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा सोच लो, आप आराम से सोच लो, अपने तो कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? क्या नहीं आया? सेटल हो गया क्या? उल्टा बोल दूं? अच्छा हाँ भाई, कोई तकलीफ नहीं है। एक सेकंड, क्वेश्चन तो मैंने कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया? रियल पार्ट ऑफ, हाँ देखो मैंने क्वेश्चन में क्या कमाल करा है ना, क्वेश्चन के अंदर ये कमाल करा है, रियल पार्ट ऑफ 1/z अंदर ले लिया ना। हाँ उसमें 1 बहुत हल्का सा माइन्यूट सा अंदर है, इज लेस देन 1/2 है। देखो क्वेश्चन के अंदर भी तो कमाल है ना, 1/2 है। अब मेरे को मिल गया ना सब, मेरे को z z जैसा दिखा। अच्छा फिलहाल मैं वापस आ जाऊं मेरे मुद्दे पे, 1/z बराबर कितना हो गया? 1/z बराबर में z बार अपॉन z मॉड z का स्क्वायर, राइट है भाई? हाँ मेरे को ये याद है कि मेरे को प्रॉपर्टी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा, तो फिर उल्टा कैसे हो रहा है क्वेश्चन? z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, राइट है भाई? इज लेस देन कितना हो गया? 1/2। अब आ जाते हैं मुद्दे में। अगर मैंने आपके सामने लिखा तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इज लेस देन 1/2 कर दूं? अच्छा, अगर आप ये भी समझ रहे तो ये भी बताओगे, ये और ये तो हटी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही 2a इज लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो मैं थोड़ी देर के बाद में इसको लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर ले आया, ऐसा लिख दूं? और ऐसा लिखते ही आप में से कई लोगों को ये वृत्त दिख गया। अगर आपको वृत्त दिख रहा है तो ये भी पता होगा केंद्र भी दिख गया। इस वृत्त का केंद्र हो गया 1,0 और त्रिज्या 1, सही ना भाई? त्रिज्या कितनी हो गई? 1। इसका मतलब ये कि ये अपने आप में 1,0 पर स्थित, 1,0 पर स्थित, 1,0 एक्स अक्ष पे होता है। थोड़ा आश्चर्य तो होगा लेकिन संभाल लोगे, है ना भाई? तो 1,0 पर स्थित एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1। अच्छा फिर सर ये ग्रेटर देन 0 का क्या महत्व है? इसका एक ही महत्व है, बाहर की ओर। ग्रेटर देन 0 माने बाहर की ओर, और लेस देन 0 माने अंदर की ओर। तो हम लोग वृत्त के बाहर स्थित तमाम एरिया को शो कर रहे हैं, सही है भाई? कहानी पकड़ में आ गई? तो इसका मतलब ये कि वृत्त के बाहर स्थित क्षेत्रफल लिख ले भाई, सही भाई? वृत्त के बाहर स्थित क्षेत्रफल। आगे चलो जल्दी जल्दी। हाँ भाई, अब आपने कई एक नई चीजें सीखी कि अच्छा बिंदु पद के टाइम पे मेरे को ऐसा डायग्राम सोचना है। हाँ, बिंदु पद के टाइम पे आपको काफी हद तक ज्योमेट्रिकली कुछ सोचना है, ज्यामितीय तौर पे ही कुछ सोचना है, सही भाई? इसका मतलब आपको आर्गन डायग्राम में ही कुछ शो करना है, राइट है? देखो आप है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी राय देता हूं, ठीक है, कि आप कमेंट करें ना, कोई भी कमेंट करने से पहले ये सोच लेना भाई मेरा पुराना जिंदगी में कितना महत्व है। कल को कोई है ना नया नया बच्चा था ना, जो जोश में पता चलता पुराना के चक्कर में कमेंट लगा गया, भारी कमेंट था, ठीक है, कमेंट बहुत भारी हो गया, झेला ही नहीं गया। नहीं, अरे जिसका पुराना की बात सुनो,
हाँ, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये आवाज तो मैंने नहीं निकाली थी। 5-1 मिनट पहले पास वाले ने भी निकाली, उसकी नजर उस पर नहीं थी, ठीक है, खुद पे नजर आ गई। अच्छा, मैं आपको पुराना एक डायग्राम दिखा रहा हूं याद दिलाने के लिए कि अपने आप में Z1, ये अपने आप में Z2, उम्मीद है ये भी Z2, ये वाला Z1 आपको याद होगा, ये वाली वैल्यू इज Z1 माइनस Z2, सही ना भाई, और ये वाली वैल्यू इज Z1 प्लस Z2। मेरे को ये नहीं याद दिलाना, मेरे को तो ये याद दिलाना है कि अब आप अपनी कहानी के अंदर एक नया पॉइंट और ऐड कर लें। ये लंबाई मॉड Z1, ये लंबाई मॉड Z2, सही है, और ये लंबाई मॉड Z1 माइनस Z2, ये वाली, सही है, और ये वाली लेंथ इज मॉड Z1 प्लस Z2, ताकि अगर कभी भी उठे मॉड Z1 प्लस Z2 के बारे में बात, तो आप में से कई लोग आर्गन डायग्राम में भी सोच पाए कि हम लोग मॉड Z1 माइनस Z2 माने ये त्रिभुज की ये वाली भुजा की लंबाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपके लिए समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो कई लोग लिंकअप ही नहीं हो पाते। मैं उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी मतलब ऊपर वाले की दिया से बहुत बढ़िया बुद्धि है, ठीक है, जो आईक्यू भी बढ़िया है, और उसके बावजूद वो लिंकअप इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अनुभव नहीं है। तो मैं अपनी तरह से बात बोल रहा हूं कि मैं मॉड Z1 माइनस Z2 सुनते ही ये वाली भुजा सोचनी है, मॉड Z1 माइनस Z2 सुनते ये वाली, और मॉड Z1 प्लस Z2 सोचते ये वाली भुजा सोचनी है, सही है। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जब आपसे क्वेश्चन वाला इस तरह की बातें करेगा कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 बराबर मॉड Z1 प्लस Z2, तो इसका मतलब समझ जाना कि इसका मतलब Z1 और Z2 सररेखी हो गए। अरे त्रिभुज है ना, ये वाला हिस्सा इसी पे आ गया, ये इसी पे आ जाए तो क्या होगा, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 बराबर टोटल नहीं है। हाँ, आपको ये बातें वहीं समझ में आएंगी जब आप मेरी ये बात समझते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये अब ये बोलने की बात नहीं, ऐसे आप मैथमेटिकली ढूंढोगे तो बहुत साल लग जाएगा समझने में, और यूं समझोगे तो एक डायग्राम आपको पूरी कहानी समझाता जाएगा, ठीक है ना भाई, कि मॉड Z1 ये लंबाई, मॉड Z2 ये लंबाई, ये दोनों अगर बीच वाली लाइन के बराबर हो गए तभी संभव है जब त्रिभुज ही अंदर आ जाए, जीरो क्षेत्रफल का त्रिभुज हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, खैर अगले पॉइंट की तरफ मुड़ रहा हूं, ठीक है। मैं इससे पहले कि मैं बोलता जाऊं कि मेरे को क्या क्या चीजें आपसे शेयर करनी थी, ये बीच में रह गया था मेरे से, पता है आपसे, बातचीत के चक्कर में, ये डायग्राम और क्या। अच्छा, अब देखो मैं जो चीज सिखा रहा हूं, फिर आप भूल जाओगे और मैं भी भूल जाऊंगा मेरे को क्या बताना था, ठीक है। हाँ, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं बहुत काम की चीज है, सुनिएगा, ठीक है। मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर कैसे देखें, ठीक है भाई, और ये एक बहाना है, ये प्रूफिंग एक बहाना है। आप क्वेश्चन करते समय पर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, सही भाई, ये सिर्फ एक बहाना है भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूं। ये पहले मैं सोचता था कि हमको एक नोट्स दे दिया गया है उसकी वजह से करवाना है, लेकिन बाद में समझ में आया क्वेश्चन करने के दौरान जो पहली चीज आती है ना बच्चे के दिमाग में, मेरे तो खुद के खूब आती है कि ये मैं कैसे सोचूंगा, ये स्टेप को ऐसे चलना है मुझे कैसे पता, वो आपको यहां सिखाया जाता है। आपको ये बात सिखानी मेरे लिए जरूरत है कि किसी भी मॉड Z का स्क्वायर आते ही आप सीधे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे ना कूदें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हल्का कदम है, एक ही चीज को करने के दो तरह के स्टेप रहेंगे हमेशा। एक हल्का कदम जैसे अपन ने किया अभी, देखा ना, मॉड Z1 ये मॉड Z का स्क्वायर है, मैंने तुरंत a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लिया, लाइट वेट काम था। लेकिन अगर भाई तो बड़ी चीज का स्क्वायर आ जाए मॉड में, तो आपको याद रखना है ये स्टेप, ये नोट रखना है, मतलब ये स्टेप कि आपको याद रखना है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर सुनते ही आपको लिखना आना चाहिए Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंप्लीट बार। क्यों? क्योंकि आपको ये बात याद आनी चाहिए कि मॉड Z का स्क्वायर बराबर ZZ बार, उल्टी बात। तो वैसे ही अब आपके लिए स्क्वायरिंग खोलने का तरीका सीखो, आप सीख गए। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे चलता हूं। अब आपको पता है ये दोनों अलग अलग बार, अरे Z1 का बार प्लस Z2 का बार, सही है भाई। अब क्या करूंगा, अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। श्योर है? तब तक आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि मैं इसको लिख लूं मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस इसको लिख लूं मॉड Z2 का स्क्वायर। अच्छा, तब तक ये दोनों बेचारे एक दूसरे शक्ल देख रहे हैं, हमारा क्या होगा, ठीक है। एक बार तो उसके बाद चला गया बाहर, एक बार इसके बाद चला गया बाहर, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक ने कहा मैं करता हूं कुर्बानी, देखो अब ये स्टेप फिर नोट करना, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस के अंदर ये दिख रहा हो अगर आपको Z1 इंटू Z2 का बार, मैं इसे लिख रहा हूं वापस Z1 इंटू Z2 का बार का फिर से बार। ध्यान दिया आपने, यही चीज को मैंने नीचे लिखा है। अब जैसे ही बार वापस लगेगा तब बोलते इंडिविजुअल पे लगते Z1 का तो बार हो जाएगा, लेकिन Z2 पे 2 बार माने 9 बार नहीं है समझ में, तो वापस से खुला आ जाएगा।
ये कहानी आप लॉक कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये लॉक करते ही आपका एक और काम बन गया कि सर अब इसकी फोटो तो सर मेरे को वैसी वाली फील दे रही है जेड प्लस जेड बार, लेकिन ये तो आपने शायद 2 आर जेड बताया था, याद आ गया आपको? तो मैंने वो प्रॉपर्टी यहां लगा ली। देखो प्रॉपर्टियों का बादशाह, ठीक है, इसमें मतलब यहां लगेगा 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, सही है। तो फाइनली अगर देखा जाए मैं इस जगह जाकर रुकूंगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, माने मॉड मॉड प्लस में 2 z1 z2, लेकिन वो दूर दूर तक नहीं निकला। क्या निकला? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। इसका मतलब इसका अलजेब्रा अलग है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा एक अलग है, इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला नोट दिस स्टेप, पहला यहां पे ध्यान रखना है, टर्निंग पॉइंट यहां था। दूसरा टर्निंग पॉइंट था ये वाला, टर्निंग पॉइंट दिख गया आपको? दूसरा टर्निंग पॉइंट ये रहा। तो आपको 2 टर्निंग पॉइंट ध्यान रखने हैं। हाँ, Z2 वो पास वाला बिल्कुल कर सकते हो, मतलब आप इसे चाहो तो यार रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 उल्टा इधर उधर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। वो और सोचते हैं, आपने ध्यान दे लिया, ये छोटी छोटी बातों को नोटिस करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। अरे ये सबसे आसान है, देखो मॉड जेड का मतलब याते मैंने हमको बताने, ये क्वेश्चन बताने के लिए होता है। ये क्वेश्चन ये बताने के लिए कि अगले ने जेड देके मॉड जेड निकाला, कहीं आप ऐसा बेवकूफी मत कर बैठना कि इसकी पूरी गुणा कर दी। ये पता होना चाहिए कि तबियत से बस आप एक बार लिख लो, अगर आपका ये माने तो। लिखने के बाद में आपको याद है कि मैंने सिखाया था मल्टीप्लिकेशन में सबका अपना अपना घर, याद है? इसका सेटर अलग, इसका सेटर अलग, इसका सेटर अलग, मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन के अंदर। तो याद रखना, बस इतना सा काम करना है, तीनों का शटर अलग अलग, 1 प्लस आयोटा का शटर अलग, 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड अलग, 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड अलग, और इसकी वैल्यू रूट 2, इसकी वैल्यू √5, इसकी वैल्यू √10, बोला तो 10 नहीं है। ये कहानी पकड़ में आ गई। अब ये तो आपने मेरे को लंबे रास्ते पे लाया, अगर आप डायरेक्ट समझें, मान लो कल को क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता 1 प्लस 2 आयोटा इंटू में 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में नीचे 1 माइनस आयोटा होता, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और क्वेश्चन वाला पूछता आप बताओ साहब मॉड जेड कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट सोचना चालू करता हूं मॉड जेड बराबर में ऊपर वाले इसका मॉड बोलो, इसका मॉड बराबर कितना √5, पास वाले का √10, नीचे वाले का √2, सही है ना भाई? काटा कूटा होने के बाद आंसर 5, सही है। कौन बराबर 1/, सब होता। हाँ तो डायरेक्ट आंसर 1/10, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं अलग अलग। हाँ भाई, अब मैं आपकी बात का दूसरे की बात का भी जवाब देता हूं, कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप सोच सकते हो वो, ठीक है। क्वेश्चन है z बराबर दे रखा है 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। तो क्वेश्चन वाला पूछता बताइए साहब मॉड z बराबर क्या होगा अगर थीटा का मान उसने दे रखा 3π/2 से पाई के मध्य। कर लेंगे ना वो तो, करी। मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है,
हाँ भाई काम की बात कर रहा हूं मैं, किसी ने बना लिया? इस बार याद होना चाहिए ये x है और ये आपके लिए y है साहब, तो x प्लस आइटा y दिया हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब मॉड z बराबर x का स्क्वायर बोले तो अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। दिख गया आपको? और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसका मतलब जिनको स्क्वायरिंग खोलनी आती है वो जानते हैं, ये बन गया 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। सोच लिया आपने? 2 कॉमन आने के बाद में कई बच्चे और भी समझ सकते हैं, 2 कॉमन आते ही अंदर ही अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस 2 cos थीटा माने 2 cos स्क्वायर थीटा। फाइनली रह गया 2 मॉड cos थीटा। नहीं ध्यान दिया? ये मॉड क्यों आया? अंडर रूट के कारण। अंडर रूट मॉड में लेगा? अरे 2 इंटू 2 का तो 4 होता है, 4 का अंडर रूट 2 और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मॉड cos थीटा। अब मॉड cos थीटा में थीटा कहां से काम है? कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा? नेगेटिव। और मॉड नेगेटिव को कैसे निकालता है? ऐसा कैसा है? माइनस के साथ। तो इसका आंसर हो गया -2 cos थीटा। नहीं, मॉड जेड कितना होगा? बस -2 cos थीटा। सही है? बड़ा आश्चर्यजनक है कि मॉड का आंसर माइनस में। नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। अगले बात हो, आप तो मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब देना चालू करो, दिमाग लगाओ, वो उसके ऊपर होगी बात जितनी। मैंने अपनी बात रख दी है, ठीक है? आप 4 बार भी करोगे तो भी अपने उत्ते पे वहीं पे खड़ा रहूंगा। आप इस पे आओ जल्दी, अपने पास टाइम नहीं है। अपन ऐसे सोचेंगे कि क्वेश्चन को बहुत टाइम लगेगा। पहली चीज, इस क्वेश्चन की खास बात, मांगा क्या जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने नजर डाली इस पे? मैं इस पर नजर डाल के पूछ रहा हूं। अब मांगा क्या जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा? मॉड लेने पर। इसका मॉड कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कि नहीं? इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मांग रहा है, माने मॉड मांग रहा है। इसका मतलब इसको देख करके डिमांड सूझेगी अपने को, ठीक है? ये बताता है कि मॉड लिया जाए। सही भाई? अब अपन ने मॉड लिया तो आपको पता ही होगा मॉड में पूरी पावर 50 के साथ अंदर, ठीक है? 3 की पावर 24 कांस्टेंट है, बाहर रह गया बेचारा। मॉड में कौन फंस गया? x प्लस आइटा b। श्योर है? अच्छा, क्या आपका दुरुस्त दिमाग ये आपको याद देता है कि 50 का क्या किया जाए? बाहर, 50 को बाहर कर दिया। अच्छा, इसका मॉड बोल दो, अंडर रूट में बोलो डायरेक्ट, 9/4 प्लस 3/4। सही है? और इस पूरे की पावर कितना? 50। 3 की पावर 24। इधर वाले का बोलो, अंडर रूट में कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रुक करके ये खत्म करो, 3 है, बोलो 3 है कि नहीं? अरे एलसीएम कैल्शियम में जानकार, 12/4 3, अंडर रूट 3 की पावर 50, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25, 3 की पावर 24 से 3 की पावर 25 कटा, कितना रह गया? 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 9। सही है? हाँ भाई, क्वेश्चन है, अपन आगे चलते हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन। पहली बात तो ये आपको नहीं, आप सोच ही नहीं सकते। ये अब यहां आकर के कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये बात सिखाता है कि वो वाकई एक चैलेंज है कई कई जगह, और सिर्फ प्रैक्टिस ही इस चैलेंज को तोड़ सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, देखिए साहब, आपको भी पता है कि जो दिया जा रहा है Z1 प्लस Z2 का मॉड बराबर Z1 माइनस Z2 का मॉड, इसे लेके बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं जान करके इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। देख लिया आपने? एक सेकंड, अभी मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मैंने जान दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया। अच्छा, अगर आप समझते हैं तो इसका स्क्वायरिंग बराबर होगा, ठीक है, फिर लिख ही देता हूं मैं इतनी देर में, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार
बराबर में यहां पे देखा जाए Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। श्योर है? ये और ये कट गया। फाइनली अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगा 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बराबर 0। इसका सीधा मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बराबर 0। सही भाई? अच्छा, अब रियल पार्ट अपना 0 है। रियल पार्ट अपना कितना है? 0 है। अच्छा, अभी धीरे धीरे ये बात भी सोचेंगे कि इसका मतलब ये, अब और सोचने की बात है। अभी अपन कुछ इस बारे में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ठीक है? हमें इससे आगे इस क्वेश्चन में और कुछ सोच नहीं रहा कि रियल पार्ट Z1 Z2 0 होने का क्या मतलब हो सकता होगा, ठीक है ना? अभी देखो सही, क्वेश्चन में डिमांड किसकी उठी है? क्वेश्चन में डिमांड उठी है, देखो क्वेश्चन में डिमांड उठी है Z1 अपॉन Z2 की। उसका अभी तक Z1 Z2 बाहर से कोई लेना देना नहीं है, सही है? लेकिन मैंने जानबूझ करके इसका लेना देना बैठाना है भाई। इसको मैं Z2 बार से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं। क्यों सर Z2 बार ही क्यों? क्योंकि मुझे यहां Z1 Z2 बार दिखेगा, नीचे में मॉड Z का स्क्वायर दिखेगा। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात तो आने दीजिए। जबरदस्त बात है, आप में से कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता। जिन्हें नहीं पता वो सुने कि किसी का भी मॉड अंडररूट होता है। अंडररूट में क्या कोई आयटा आता है? अंडररूट में क्या आता है? x² प्लस y²। कोई आयटा नहीं है, माने ये विशुद्ध वास्तविक है, ये विशुद्ध वास्तविक है। अच्छा, यहां Z1 Z2 का रियल पार्ट कैसा है? 0। तो इसका मतलब ऊपर वाला विशुद्ध काल्पनिक है। अरे ये बात समझ में आई? विशुद्ध काल्पनिक माने आयटा वाला आदमी, विशुद्ध काल्पनिक माने आयटा वाला आदमी। नीचे अगर भाग विशुद्ध वास्तविक का लग भी गया तो आयटा थोड़ी ना कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कैसा आ गया? विशुद्ध काल्पनिक। सही है ना? ये इस पूरी कहानी का बड़ा शानदार यूज है, ठीक है? विशुद्ध काल्पनिक। Z1 बराबर 1 और Z2 बराबर आयोटा लेके सोल्व करेंगे तो क्या Z1 बराबर 1 और Z2 बराबर आयोटा और Z2 बराबर आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा बराबर 1 माइनस आयोटा, ऐसा सोच रहे हैं अपन? मतलब उसको मोड तो बराबर होगा ना, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, दोनों का बिल्कुल कर सकते हैं ना। 1 अपॉन आयोटा, तो ये 1 अपॉन आयोटा विशुद्ध काल्पनिक। सिर्फ 1 और 0 ले ले। 1 और 0 लेंगे तो 0 अशून्य संख्या है। हाँ, अब किसी ने रोका मेरे को क्वेश्चन में, क्योंकि 1 एक मतलब आपको लेना दोनों साइड में पड़ेगा। 1 और आयटा लेकर के काम बन जाएगा। मैं लेकिन तेरी बात इसीलिए काट रहा था कि तेरे को 1 और आयटा सूझा, 1 और 0 क्यों नहीं सूझा? 5 और 0 भी सूझ सकता है, लेकिन आप दोनों में से किसी को 0 लिए बगैर अगर चलोगे तो आपका आंसर नहीं बनेगा। जैसे आपने 1 को 5, 1 को 1 ले लिया, तो 5 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 1, ठीक है? हम में से कई लोग उस चैलेंज को तोड़ रहे हैं कि भाई अगर ये मान लो सूझा नहीं, वहां पे बैठ करके अगर क्वेश्चन करना ही पड़ गया, ठीक है? ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं ना? नहीं, वो ज्योमेट्रिकली करना माने समांतर चतुर्भुज की विकर्णों के बराबर करना है। तो अपने को Z1 अपॉन Z2 नहीं पता क्या होता है। तो अपन एक थीटा मान के करेंगे, एक थीटा नहीं, अभी उसे दूर ही रहे, वो बहुत भारी हो जाएगा। इसके इधर मैं हाथ भरने को तैयार हूं, बाकी जगह नहीं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3Z1 अपॉन में 2Z2 V का है, माने विशुद्ध काल्पनिक है, तो क्वेश्चन वाला पूछता है मॉड में 3Z1 प्लस 5Z2 अपॉन में 3Z1 माइनस 5Z2 बराबर क्या होगा? मेरे को ये क्वेश्चन किस लिए उठाना है? पर्पज है। इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पज ये कि मैं आपके दिमाग में एक फाइल भर चुका हूं विशुद्ध काल्पनिक देखते ही, याद है? Z बराबर में माइनस Z बार बोलने की। मैं अब आप उसको वो फाइल को डिलीट भी करवाना चाह रहा हूं। क्या आपको हमेशा बहुत संतुलन के साथ खेलना है कि जरूरी नहीं है हर बार उसी रास्ते जाना है? एक और रास्ता भी है, बिल्कुल सीधा सीधा, वो देखो। अगर मैं इसे बोलता हूं 3Z1 अपॉन में 2Z2 इक्वल टू में K आयोटा, तो भी मैं विशुद्ध काल्पनिक की शर्त पूरी कर रहा हूं। आप में से कईयों को बताऊंगा विशुद्ध काल्पनिक माने पूरी तरह आयटा का पद, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे यहां से एक जबरदस्त बात पता चलती है, 3Z1 अपॉन Z2 बराबर में 2K आयटा। कुछ नहीं करा, 2 को उधर भेज दिया। सर ऐसा क्यों सूझ रहा है आपके दिमाग में? ऐसा इसलिए सूझ रहा है क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन के अंदर एरर पकड़ने की कोशिश करी थी, ठीक है ना? हाँ, अभी देखो आपको दिखेगा, सब लोगों को ही ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या बोल रहे हैं। इसको मैंने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया। मैं ना Z2 कॉमन ले रहा हूं। अगर मैंने Z2 इससे और इससे नीचे से भी कॉमन ले लिया तो Z2 के कॉमन लेते ही Z2 बाहर आके कट जाएगा। तब तक यहां क्या कमाल कर चुका होगा, 3Z1 अपॉन Z2 प्लस 5।
नीचे बन चुका होगा 3z1/z2 -5। क्या आपको दिख गया? अच्छा यहां आपको दिखा, याद होगा दोनों के शटर अलग अलग नहीं, यही बात समझ। अच्छा तब तक यही होगा पता है z1/z2 बराबर 2 के आयोटा, तो ये बन गया कितना मॉड में 6 के आयोटा प्लस 5 और नीचे अच्छा 2 के रह जाएगा। ओके ये हो जाएगा 2 के आयोटा प्लस 5, 2 के आयोटा -5, राइट है भाई। तो आप में से किसी को अगर बुरा ना लगे तो ये हो गया 4k का स्क्वायर प्लस 25 और नीचे वाला भी ये मेरे से आप एक्स्ट्रा लाइन करवा रहे हो 4k का स्क्वायर प्लस 25 सही है। तो आंसर इज 1 बेसिकली है ना। इस पूरी कहानी में एक दूसरा स्टेप और मैं आपको सिखा चुका हूं कि विशुद्ध काल्पनिक होने पे कभी कभार के आइटा लेकर के भी सोचना है छोटे क्वेश्चंस में। बड़े क्वेश्चन में तो 100% एक ही रास्ता है, ठीक है 100% एक ही रास्ता है, z बराबर माइनस z बार लेना। क्वाड्रेटिक अच्छा शीट अब हुई है। हाँ इस बार का मैं ही सोच रहा हूँ। अच्छा टेस्ट की बात कर रहे क्या? मैं तो मद्रास तुमको कैसे पता चल गया? ठीक है अच्छा आगे चला वालों। क्वेश्चन के अंदर ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है भूलने की आवश्यकता ही नहीं है, याद रखना है क्वेश्चन को। तो ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो 100% रटे वो नहीं चाहिए, ठीक है नहीं ये काम की चीज है। इसका पैटर्न लॉक करना है आपको कि ऐसे ऐसे चलना भाई। इसमें क्या आपको मैं आपके लिए ये जो मेरे से मांगा जा रहा है यही मांगा जा रहा है, मैं इसे z1 का इनवर्स z2 का इनवर्स प्लस z3 का इनवर्स बोल रहा हूं, राइट है भाई बोल दो। अब मैं आपसे पैरेलली आपकी याददाश्त पे जोड़ डालूंगा कि z इनवर्स बराबर में। अच्छा अगर आपके लिए ये बात सही है तो ये भी पता होगा इसका मतलब z1 का बार अपॉन मॉड z1 का स्क्वायर, यहां लिख देता हूं z2 का बार अपॉन मॉड z2 का स्क्वायर, सही भाई। और यहां लिख लेते हैं z3 का बार अपॉन मॉड z3 का स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता होगा z1 z2 z3 तीनों का मॉड की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये जो नीचे मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर मॉड z3 का स्क्वायर वो 1 है। तो एक तरह से क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मात्र z1 का बार प्लस z2 का बार प्लस z3 का बार, याद है ना भाई। 3 का अलग अलग बार माने कंप्लीट का एक बार, अरे सही ना भाई इस कंप्लीट का एक बार। लेकिन आपको ये पता है तो ये भी पता होगा कि मॉड में किसी का बार माने 9 बार, अरे बिना बार भाई नहीं याद आया। अरे मॉड z का बार बराबर में मॉड z, ये कब आर्गन डायग्राम वो आज एक वर्क बनाया था कि नहीं बनाया था? किसी का था z यहां था और z बार नीचे था, इन दोनों की ये दूरियां बराबर होती हैं। अच्छा अगर ये वाली बात सही है तो ये बना और ये बनते इसका आंसर 1, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर 1 है। स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए कि अच्छा बार बार गुणधर्मों का प्रयोग करना है, ठीक है। हाँ भाई समिश्र संख्या बताएं यदि मॉड z प्लस 1 बराबर में z प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा हो। फटाफट समिश्र संख्या सोचें। ये मेडिकल के बच्चे हैं, बहुत फ्री हैं नहीं करा। अगर आपको स्ट्राइक ही नहीं करा तो इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं लगेगी। आप इसे x प्लस आयोटा y प्लस 1 मान लो और इसे भी आपने x प्लस आयोटा y प्लस के अंदर 2 प्लस 2 आयोटा मान लिया, सही है। अब इसे थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, x प्लस 1 अलग और आयोटा y अलग,
सही, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा x+2 अलग और प्लस में आयटा कॉमन, ब्रैकेट में y+2 अलग। राइट है भाई? अच्छा, अब काम की बात यही आएगी सारी। अगर आपको ये सुन तो लो, ठीक है। अगर देखा जाए तो अपन इसको जिनको इसका मॉड निकालना था वो जानते हैं, इट इज इक्वलेंट टू अंडर में x+1 का होल स्क्वायर प्लस y²। बराबर में इधर कुछ नहीं होगा, इधर जो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। x+2 बराबर में प्लस में 1 प्लस x y+2। सही भाई? अब काम की बात देखिएगा, बहुत पहले हम लोगों ने शायद सेकंड टाइटल ये खोला था कि सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता। तो मैंने आपको बताया था तुल्यता में हमेशा जब भी दो सम्मिश्र संख्या आमने सामने बैठेंगी इधर उधर, तो आपको पता होना चाहिए रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ मैच होगा। तो यहां से देखा जाए तो आयोटा का इधर कोई हिस्सा ही नहीं है, तो इसको देखा जाए तो तुलना से, मतलब तुल्यता से y+2 बराबर कितना हुआ? y+2 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया साहब? -2। एक काम डन। अच्छा, जब हमारे पास x प्लस आइटम y में y आ चुका है साहब, अगर y आ गया तो अब हमारे पास x की कमी है। तो अब आप देखा जाए तो मैं इसका रियल पार्ट से कंपैरिजन करूंगा। तो पहली बात तो मैंने तुलना करी इमेजिनरी की इमेजिनरी से, रियल पार्ट की अगर मैंने तुलना करी तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस y का मान -2 रख दूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 बराबर में कितना? x+2। सही भाई? स्क्वायरिंग खोल दो, स्क्वायरिंग खोल दे, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 बराबर में, ठीक है ना, x² प्लस 4x प्लस 4 से 4 गया, x² से x² गया। फाइनली अगर देखा जाए तो ये इधर आ चुका है, 2x रह गया, तो 2x बराबर में कितना? 1। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 1/2। अब मेरे पास x और y दोनों हाजिर हैं, x भी पड़ा है और y भी पड़ा है, इसलिए z का मान हो गया 1/2 -2 आयोटा। सही है? चाहो तो एलसीएम लेकर के अपना आंसर कोट कर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बीच के अंदर फिर एक नई बात सिखाने का कि जब कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा तो कम से कम हाथ इस तरह से चलता रहे कि x प्लस आइटा वाई लेकर एक क्वेश्चन दौड़ाते रहो। एक बात नंबर 2, तुलना करना कभी नहीं भूलें। ये छोटी छोटी चीजें जो बार बार मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा उतनी बार आपको स्ट्राइक करती रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा जो भी बोलो तो सही, अरे नहीं, मेरी काम की बात सुन ली आपने, मैं वापस मेरी बात रख रहा हूं इसको देख करके, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ते हैं वो तो हमारा शायद पहले दिन ही खत्म हो चुका था। सही ना? अब जो नहीं वो छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये लेवल की चीजें उठाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना? और कभी कभार गड़बड़ क्या हो जाती है, जैसे 2013 में हुई थी शायद कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जबकि नॉर्मली इतना वेटेज नहीं देते आईटी वाले, लेकिन इतना फैला के वेटेज दे देंगे किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, इस बार भी 2 हैं। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है मॉड z बराबर 1, मॉड z2 बराबर में 2, मॉड z3 बराबर 3। वो क्वेश्चन में देगा मॉड में z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 5। तो क्वेश्चन वाला पूछता है कि मॉड के अंदर z2 z3 प्लस में 4 टाइम्स z1 z3 प्लस में 9 इंटू z1 z3 z1 z2 का मान किसके बराबर होगा? थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, दिख रहा है आपको? थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन में मॉड z1 बराबर 1 था, मॉड z2 बराबर 1, मॉड z3 बराबर 1 और कंप्लीट का मॉड भी 1 था। इस बार इन्होंने सबकी वैल्यू अलग अलग दी है। ये क्वेश्चन भी काफी हद तक पिछले जैसा ही है। पहला पैटर्न लॉक कर रहा हूं जो थोड़ा अलग है, बाकी सब पिछले जैसा है। आप जरा ध्यान से देखना, पहला आपके दिमाग में तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। सबसे पहले z1 z2 z3 कॉमन लेना। कॉमन लेते ही आप में से कई लोगों को यहां पे z1 का इनवर्स दिख गया, कईयों को यहां पे 4 टाइम्स z2 का इनवर्स दिख गया और यहां पे 9 टाइम्स z3 का इनवर्स दिख गया। ये बात यहां तक तो श्योर है? किसी को इसमें कोई एतराज तो नहीं है? अच्छा, अब आपको पता होगा ये जो चीज मल्टीप्लाई में बाहर आ गई, मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3, उम्मीद है याद होगा, तीनों का अपना अपना घर। अच्छा, अंदर जो फंस गया वो क्या बच गया? z1 का इनवर्स। अच्छा, z1 का इनवर्स का मतलब होता है z1 का बार अपॉन मॉड z1 का स्क्वायर, याद है? अच्छा, इसको लिख लेता हूं 4 z2 का बार अपॉन में मॉड z2 का स्क्वायर, 9 इंटू में z3 का बार अपॉन में मॉड z3 का स्क्वायर। श्योर? अब ये चीज मैं आपके साथ तभी कर सकता हूं जब मैं बिना धके लगातार क्वेश्चन करवाता रहूं। ठीक है, मैं अगर रुक के कराऊंगा ज्यादा 10 या 12 क्वेश्चन करा पाऊंगा,
लेकिन अगर हम लोग 15-17 तक भी लेके जाएंगे तो 5 क्वेश्चन रिपीट होने चले होंगे, जो बार बार देखने पे ही आपको याद होंगे कि हाँ अभी सर ने ऐसे ही कराया था। अब आपको ये पता होना चाहिए मॉड Z1 का मान कितना है साहब, 1। तो हमारे पास ये रह गया सिर्फ Z1 का बार। अच्छा, प्लस के अंदर 4 इंटू में Z2 का बार अपॉन 4, सोचना मॉड Z2 बराबर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर से कट गया। अच्छा, प्लस के अंदर 9 इंटू में मॉड Z3 का बार अपॉन 9, सोचा आपने। अच्छा, तब तक इसका मान 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, सही भाई। अच्छा, और इंटू में चल ही रहा है। अच्छा, तब तक आपको पता गया 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये याद है, डायरेक्ट लिख दो। कितने लोगों को पता है अगला स्टेप क्या होगा, सबका बार 1 बार, फिर 9 बार, फिर 9 बार माने सीधा 5, श्योर। तो आंसर हो गया 30। अच्छा हाँ, बाबा आपने शादी क्यों नहीं करी बताओ। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब फटाफट जाते हैं। क्वेश्चन है यदि मॉड में दे रखा है z माइनस 2 प्लस 3 आइटा बराबर में दे रखा है z माइनस 1 प्लस 2 आइटा, तो क्वेश्चन वाला कहता है कि z का बिंदुपद बताएं। सही भाई, फटाफट करिए। नहीं, अपने आप पे फटाफट दिमाग लगाएं। आपको मैंने अभी एक बहुत अच्छी सीख दी थी, मैंने कहा कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा तो कम से कम इतना तो करें, x प्लस आइटा वाई ले। सही है, फटाफट से इस पे जाएं। और कई बच्चे बहुत फटाफट क्वेश्चन बना के दे देंगे साहब, कर दो आप तो हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। हो गया। सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट पहुंचाऊं, मैंने z को x प्लस आइटा y भी ले लिया और x माइनस 2 अलग कर डाला है, आइटा कॉमन लेकर के y प्लस 3 कर लिया और डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर चुका हूं मैं अंडर रूट काट करके। अच्छा, जिन लोगों को ये पता है उन्हें पता है x स्क्वायर काटेगा, y स्क्वायर काटेगा, यहां से रह जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 4 और 9 13 बराबर में यहां से देखा जाए तो ये माइनस का 2x प्लस का 4y और प्लस के अंदर 1 और 5, ये मिला के 5 हो गया साहब। अब इसको इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा 2x, वो सबको उधर ले आता हूं माइनस का 2y बराबर में 13 में से गया 8, x माइनस y बराबर 4। सही है, हाँ भाई। अब मैं आपको यहां से ही अभी से ही ये बातें आपके दिमाग में भरना चालू कर देता हूं, ठीक है, कि आने वाले टाइम में, ताकि मेरी चीजें आप में से जिसको याद होनी होगी इतनी बार में तो याद हो ही जाएगी। ये अपने आप में लिखा हुआ है z माइनस 2 3, 2 माइनस 3, ये लिखा हुआ है z माइनस 1 माइनस 2। मॉड में z माइनस z बार का मतलब z माइनस z1 जैसे ऐसा दे रखा है, तो इसका मतलब होता है z की, इसका जो मतलब होता है वो होता है z की z1 से दूरी। सही भाई। अब आप कह रहे हो कि कोई एक ऐसा बिंदु है, z अपने आप में एक ऐसा बिंदु का बिंदुपद है जो इसकी 2 माइनस 3 और 1 माइनस 2 से दूरियां बराबर है, दूरियां बराबर है, बराबर है। सही है ना। तो आप में से जिसको भी मैथ्स के अंदर ये बात पता है कि दो फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर रहने वाला बिंदु का बिंदुपद उनकी लंब समद्विभाजक रेखा होती है, उन्हें पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल में 2 माइनस 3 और 1 माइनस 2 के बीच की लंब समद्विभाजक रेखा निकाली है, और वो यही है। ठीक है, फिलहाल तो बस सिर्फ इतना से सीड इन करूंगा, मतलब इतना ही बस बीजारोपण, इससे ज्यादा नहीं। अपन आगे चलेंगे क्योंकि इसकी गहराई में जाना नहीं अभी, बस हाँ ये बताते चलना कि हम लोग को शुरू से ही आता है साहब बिंदुपद। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ये सारी बातें हमारे को रटी हुई होनी चाहिए। नंबर 1, अगला पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। सही भाई, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। पहली चीज आपको ये बता देता हूं, इससे एम्पलीट्यूड ऑफ z या ARG z माने आर्ग्यूमेंट ऑफ z से दर्शाते हैं।
सबसे पहला पॉइंट तो जो आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एक ही बात है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मैं दोबारा मेरी बात पूरा लिख रहा हूं। ए आर जी जेड का मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सही भाई, ये एक्चुअल में क्या चीज है, हम लोगों के पास में दूरी आ चुकी थी बिंदु की, बस अब उसकी दिशा लानी बाकी थी, जो कि हमारे को थीटा दे रहा है, ठीक है ना भाई। तो याद रखिएगा पहली चीज। दूसरे पॉइंट पाता हूं। दूसरा पॉइंट ये कि यदि z बराबर में, यदि z इज इक्वल टू में x प्लस आइटा वही है, तो हम लोग जब आर्ग्यूमेंट प्लेन में जाते हैं तो हम कहते हैं कोई भी एक पॉइंट अपने आप में z है जिसका मान x, y है। अगर ये x, y है तो ये वाला एंगल इज थीटा। अगर ये वाला एंगल इज थीटा तो मेरे लिए ये वाली जगह x है और ये वाली जगह मेरे लिए y है। तो मेरे लिए एक तरह से गौर से देखा जाए तो tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार से y बटा x है। तो हम लोग थीटा बराबर में हम लोग कहते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। ये तो हमने तब बोला जब हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में केस था। यही केस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे गणनाएं करते हैं वो सिखा रहा हूं, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग कोई भेदभाव ही नहीं करते, लेकिन अगर मामला सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब भी कोई पॉइंट बनेगा तो वो कुछ हद तक ऐसा होगा, जेड जो होगा वो यहां होगा, सही है ना भाई। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट का सर मुझे पता कैसे चलेगा, उसका एक्स और वाई देखकर माइनस एक्स कोमा वाई होगा उसमें, सही है। मैं वो भी सिखा दूंगा, आप चिंता ना करें। बस आपको जैसे ही पता चला इस बार थीटा यहां है, लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि एक्चुअल एंगल तो सर यहां होगा, सही ना। तो ये एंगल अपने आप में बनेगा पाई माइनस थीटा। अच्छा, ये अगर पाई माइनस थीटा है तो ये अब की बार ये दूरी एक्स है और ये दूरी क्या है, वाई है। तो इस बार जो बनेगा वो थीटा, tan थीटा से जो आएगा वो ये आएगा, लेकिन इस बार वाला x क्योंकि माइनस का होगा तो हम लोग इसीलिए थीटा बराबर में मॉड लेके खेलेंगे पहले से ही, ताकि हम ना तो माइनस एक्स के चक्कर में फंसे ना प्लस एक्स के चक्कर में। हम तो डायरेक्ट अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z सेकंड क्वाड्रेंट देख करके हर बार ये बोलेंगे कि पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x, सही है, ताकि सेकंड क्वाड्रेंट की स्टोरी पक्की हो जाए। अच्छा, अब दूसरी बात यही समझाता हूं कि इसमें जो एक थीटा होगा, क्योंकि पूरी कहानी एक रेखा की है, इसलिए थीटा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रन करेगा। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो जाता तो हम उल्टा रन कराएंगे। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यहां जो थीटा है वो अपने आप में पाई से माइनस पाई के मध्य होता है। इंटरेस्टिंगली पाई से माइनस पाई क्या चीज है, पाई अपने आप में ये पूरा यहां से यहां तक कवर मारेगा और माइनस पाई उल्टा कवर मारेगा। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? तो हम लोग इस बार कौन, एक बार पाई में और एक बार माइनस पाई में, टोटल 2 पाई में ले जाते हैं, लेकिन पूरा 2 पाई में नहीं घुमा सकते क्योंकि कहानी में रेखा है। रेखा सिर्फ 180 डिग्री तक एक कोण दिखाती है, तो 180 डिग्री तक एक साइड से और 180 डिग्री पीछे वाली साइड से ले लेंगे। तो हम लोग अगर बाय द वे ये देखेंगे तो इसके बाद में तो हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना भाई। ये कहानी कौन से में आई, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कैसे रन होगा वो बताता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट होने पर रन कैसा होता है कि पॉइंट यहां होगा, अगर पॉइंट अगर यहां है तो z बराबर होगा माइनस एक्स माइनस वाई, सही है। अच्छा, थीटा का बनेगा, थीटा यहां बनेगा, लेकिन हम तो कहानी यहां से रन कराएंगे ना। तो ये जो जगह है, ये वाली जगह, अब ये समझने वाली बात है, हाँ बिल्कुल आप समझो, ये जगह 0 है, ये जगह इधर से आता हूं तो ये माइनस पाई है। अच्छा, तो मैं माइनस पाई में थीटा प्लस कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा, नहीं यही बात समझ में। माइनस पाई के लिए तो मेरे को पूरा जाना था ना, उसमें प्लस थीटा करूंगा तो उल्टा होगा, तो प्लस थीटा करते मैं यहां हो जाऊंगा, इस जगह पहुंच जाऊंगा। तो मेरे लिए इस बार एंगल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर में माइनस पाई प्लस थीटा, और प्लस थीटा, थीटा बोले तो tan इनवर्स y बाई एक्स। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। y और x के आगे माइनस में अपने आप ही हटा रहा हूं मॉड लगा करके, ताकि मैं सिर्फ tan थीटा देखूं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो केस कैसा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा केस होगा, इस बार थीटा यहां होगा, सही ना भाई। और मेरे को अगर थीटा यही लेना है तो मेरे को पता है मैं माइनस थीटा ले लूं, ठीक है। इस बार फिर से कहानी होगी क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर में कितना, माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स मॉड के अंदर। तो हर बार कोणांक के टाइम पे आपको आर्ग्यूमेंट, सॉरी कोणांक के टाइम पे आपको हर बार, ठीक है, उसका क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज मैं सिखा दूंगा, उसके ऊपर चिंता ना करें, ठीक है ना। हमें आपको इसमें एक एक चीज का एग्जांपल दूंगा, हर चीज का उतने ज्यादा एग्जांपल कि क्वेश्चन आने लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी कोई बच्चा मान लो या नहीं समझता, घर जाकर के अगर एक आधी घंटा निकालता है, वो इस पे क्वेश्चन को डन करता है, खुद करने की कोशिश करता है, सीख जाएगा वो, ठीक है। मेहनत की बात है बात सिर्फ, ठीक है। अपने बीच में कोई ऐसा है क्या जिसने अपने पढ़ने का ग्राफ 8 घंटे के आसपास लगा रखा है अभी?
8 घंटे का तो लगना ही पड़ेगा। 8 घंटे हो रहे हैं। अगर 8 घंटे का ग्राफ लग रहा है तो आप लगे रहो बस। 8 घंटे तो आपको लगाना ही है। ये नहीं कि अपन ये कहें कि कोचिंग के बाद 8 घंटे तो मिलते। कई ऐसे गणनाकार भी मिल जाते हैं, कहते हैं 8 घंटे होते ही नहीं है। नहीं होते होंगे भाई, ठीक है, ठीक है, लेकिन मिल जाता है। अगर भाई 8 घंटे तो मैक्स से मैक्स, मतलब उससे तो हो ही नहीं सकता क्या, लेकिन इतना होना ही चाहिए। मैं एक बार तू ये कॉपी कर ले, मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब दे चुका था, मैं करवा दूंगा ना, चिंता की क्या बात है, मैं करवा रहा हूं, इसके लिए आ रहा हूं मैं। करता पहले टच स्क्रीन जिंदाबाद। वही बच्चे बाद में कहते हैं कि सर थोड़ा वेट, क्योंकि है ना जो पैरेलली कॉपी कर रहा है उसको किस बात का वेट, वो मेरे बराबर ही चल रहा है। 2 - √7। हाँ भाई जरा इधर आ जाओ फटाफट से, ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, जैसे मैं लिख रहा होता ना क्वेश्चन, उस दौरान पे आप बातें कर रहे होते हो, फिर वापस दौड़ के आते हो, फिर वापस जुड़ते हो, फिर ऐसे चलती रहती है। ऐसे नहीं होता भैया, इधर आ जाओ फटाफट। कई लोगों को ये नहीं पता, ये लिखा हुआ 1,1 कौन सा क्वाड्रेंट है साहब, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z डायरेक्ट निकलेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर होगा tan इनवर्स, मैं लाइन पहले हटा दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये हो जाएगा tan इनवर्स में mod 1/1। मॉड तो लगाना ही है, हैबिट बना लो आप। इसका मतलब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, पहला काम डन, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अपन सुने बच्चे से तो अपन शुरू साल के शुरू से ही समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, वो बेचारा माला लेकर रट रहा है, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ। अरे बावड़े, इसको तो दिमाग इस पे लगा है ना, उधर उधर की बातें बाद में कर लेना। -1, √3, कईयों को पता होगा x नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में केस क्या था, ये वाला π-, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अब आप आर्ग्यूमेंट कैसे देखोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z देखोगे π - tan इनवर्स मॉड में y/x, तो √3 डिवाइड बाई -1। अभी भी नहीं समझ में आया, ये √3 बाई -1 तो उड़ी गया, √3/1 वाले तो √3, tan इनवर्स √3 बोले तो π/3, ठीक है। तो ये हो गया कितना, π - π/3, इसका मतलब कितना हो गया 2π/3। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये दोनों नेगेटिव है, ये अपने -√3, -1 है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फार्मूला होगा -π + थीटा, तो प्लस थीटा बोले तो tan इनवर्स कितना y/x 1/√3 नहीं है, y/x 1/√3, वो दोनों माइनस के नहीं है, तो हो गया π/6। ऐसे बोलूंगा -π + π/6 बोला तो माइनस का 5π/6। अभी भी नहीं आई बात। अच्छा, ये अगर देखा जाए ये 1/2 माइनस का √3/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर होगा -θ माइनस tan इनवर्स y/x अंडर माइनस का √3/2 अपन 1/2 बोले तो माइनस का tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 बोले तो माइनस का π/3। यहां से काम का क्वेश्चन चालू हुआ। ये सब तो वो जो मेरे को फार्मूले में लिखाना था। अब जो मैं समझा रहा हूं सुनो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z शून्य सदिश की तरह से है, इसकी दिशा अपरिभाषित, इसीलिए इसका आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये बात आपके दिमाग में भर लें। अब जो दूसरी चीज जिसको आपको दिमाग में भरना है वो ये कि √7 2 से बड़ा या छोटा, √7 2 से बड़ा या छोटा। अच्छा, √4 कितना होता है 2, तो √7 2 से तो बड़ा हुआ, तो 2 में से √7 घटाओगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये इसमें आयोटा है क्या, इसमें आयोटा नहीं है, ये अपने आप में नेगेटिव वास्तविक संख्या है। और नेगेटिव वास्तविक संख्या आर्ग्यूमेंट में, आर्गेंट प्लेन में कहां मिलती है, यहां पर।
यहां मिलेगी 2 माइनस अंडर रूट 7 यहां मिलेगा भाई। तो इसका मतलब ये कि मैं कितना चल चुका हूं यहां के लिए, पाई। ध्यान रखना इस बार माइनस पाई नहीं लेंगे, है ना। अब ये वाली बात यहां से उठती है इसको करेक्शन करने से। हम एक बार पाई ले चुके हैं, दूसरी बार माइनस पाई की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल क्या हुआ मेरा आंसर, यहां से मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z उठा पाई। अच्छा अब दूसरी बात, अब आपसे पूछता हूं ये अंडर रूट कितना लिखा है 8, अगर ये 9 होता तो 3 होता। अब भी ये 3 से कम है, तो 3 में से 3 से कम संख्या गई पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये होगी पॉजिटिव वास्तविक संख्या। अब बताओ पॉजिटिव वास्तविक संख्या कहां मिलेगी, इधर। तो इसका मतलब यहां मिलेगा 3 माइनस रूट 8। अगर यही मिल गया तो बताओ, इसी पॉइंट में मिल गया तो मेरे लिए 0। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर 0। आगे बात समझ में। अच्छा मेरा इसी के अंदर मैं ऐसा पूछ रहा हूं, बताइए साहब आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 आयोटा, 3 आयोटा कहां मिलेगा, ऊपर यहां पर 3 आयोटा माने 0,3। याद है इसके लिए मैं कितना चलूंगा 3 आयोटा के लिए, यहां से 90 डिग्री। तो मेरे लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया π/2। ठीक है भाई, ये है काम की बात, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कुछ एक करके लाने को। नहीं शीट में है ही नहीं, एक्चुअल में बेसिक क्वेश्चन ही नहीं दिए उन्होंने, सीधा ही तबड़तोड़ क्वेश्चन दिए उन्होंने। सीपीएस है आपका, सीपीएस लोड हुई है, टैब में हुई है क्या, कंफर्म है क्या? हाँ तो ये नोटिस में आपका काम है, नीचे जाने से पहले उस आदमी से कर लेना, सीपीएस 1 कर लेना, सीधी बात। डिस्कशन होगा कल सीपीएस 1 का, बात रुक जाएगी इस जगह। सीपीएस 1 कर ली माने आपने प्रभु बना लिया भाई।